हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए विज्ञान के क्लास 9वीं के पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे अपने चैनल पीरियोडिक प्लस पर। तो देखिए जहाँ तक अपन ने पहले पढ़ लिया था वो मैंने तुम्हारे लिए तापमान का प्रभाव बता दिया था, जिसमें गलनांक पढ़ लिया था अपन ने। गलनांक के बाद में अपन ने पढ़ लिए थे प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा संगलन की। इसके बाद में मैंने क्वथनांक बता दिया था और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भी मैंने बता दी थी। आज अध्ययन करेंगे अपन दाब का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव से किसी भी गैस पर यदि दाब का प्रभाव दिखाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो उस गैस को अपन दाब अधिक लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको अपन संपीड़ित कर सकते हैं और संपीड़ित करके उसकी अवस्था को किसमें बदल सकते हैं, गैस से किसमें जा सकते हैं अपन, गैस से अपन जा सकते हैं द्रव में, अर्थात द्रवित कर सकते हैं उसे। इसी आधार पर अपने लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये पढ़ा था अपन ने। इसके बाद में देखो मैंने यहाँ पर दाब बढ़ाकर गैस के कणों को समीप लाया जा सकता है। तो इसमें पिस्टन है, पिस्टन से दबाएंगे, दबाने के बाद गैस के कण पास पास आएंगे, पास पास आने के कारण ये गैस किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ये द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इनके परिवर्तन के मुख्य जिम्मेदार कौन है, तापमान और दाब है। क्वेश्चन है अपने पास, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो जब वायुमंडलीय दाब पर, आंसर होगा इसका कि जब वायुमंडलीय दाब का मान कितना हो, 1 एटीएम हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें आ जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी कि अपन क्या करेंगे, यदि अपने पास ठोस CO2 है तो उसको अपन खुला छोड़ेंगे, वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे, तो वो द्रव में नहीं आएगा, पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा। तो इस कारण इसे कहा जाता है अपने, इसको ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यही कारण है कि ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित रखा जाता है और या फिर निम्न ताप पर संग्रहित रखा जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों अपन, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है जब उसको गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है, सीधे गैस अवस्था में बदलने के प्रक्रम को, ठोस से सीधा किसमें जाएगा, गैस में, तो इस प्रक्रम को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर या नौशादर NH4Cl, तो इनको जब तापमान पर गर्म किया जाता है या तापमान की उपस्थिति में जब इनको गर्म किया जाता है तो ये सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसके विपरीत प्रक्रम देखते हैं अपन निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है, जब किसी गैस पर अपन दाब लगाएंगे तो वो द्रव में परिवर्तन ना होकर सीधे किसमें चेंज हो जाएगी, वो ठोस अवस्था में आ जाएगी। द्रव में तो चेंज नहीं होगी और सीधे किसमें आ जाएगी, ठोस में आ जाएगी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षेपण। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुम देख सकते हो, ठोस CO2 या शुष्क बर्फ को देख सकते हो। अब इसके बाद में देखो नोट लगा के मैंने लिखवा रखा है, तीनों अवस्थाओं में अंतरा रूपांतरण क्या क्या होता है। तो देखो इसमें ठोस है, ठोस को द्रव में परिवर्तित करेंगे तो इसे कहेंगे गलनांक। ठोस है, अगर कोई द्रव है, द्रव से ठोस में आएगा तो इसे कहेंगे जमना। यदि कोई द्रव है उसको क्वथनांक बिंदु पर गर्म करेंगे तो वो किसमें चला जाएगा, वाष्प या गैस में। और यदि किसी गैस को संघनन करेंगे, उसको अपन ठंडा करेंगे तो उसमें द्रव में आएगी तो उसे कहेंगे संघनन। यदि कोई ठोस है वो सीधा गैस में जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। यदि कोई गैस है वो सीधा ठोस अवस्था में आएगी तो उसे निक्षेपण कहेंगे। यहाँ पर अपन ने कपूर और नौशादर पढ़ा, यहाँ पर अपन ने ड्राई CO2 पढ़ी, मतलब शुष्क बर्फ पढ़ी, ठोस CO2 जिसे कहता है। उसके बाद में देखो वाष्पीकरण, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण के बाद में देखते हैं इसके महत्वपूर्ण और भी कुछ जानकारी, जैसे कि यह एक क्या है, सतही प्रक्रिया है या सतही घटना होती है। अर्थात जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर ये क्या होगा, इसके जो सतह है ना, इसके कण जिनमें ऊर्जा प्राप्त करके आकर्षण बल को क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं, आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो द्रव अवस्था से सीधा किसमें आ जाते हैं, गैस अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद देखो, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोई भी कण होता है, कोई भी अवस्था होती है ना, उसके जो कण है, उसकी अवस्था है, उसके आधार पर उसमें गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। द्रव के सतह वाले कणों के पास में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसके कारण वो क्या होते हैं, आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और जल्दी द्रव मतलब अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि ठोस है तो द्रव में, द्रव है तो गैस में आ जाते हैं, यानी कि ये हो जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन ये जो वाष्पीकरण है इसको प्रभावित करने वाले
कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक चीज देखते हैं अपन कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः 4 कारक है। सतह का क्षेत्रफल है, इसको बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कपड़े को अपन सिमट के ऐसे पटक देंगे तो वो सूखेगा नहीं, जबकि उसको फैलाकर सुखाएंगे ना तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी, और वाष्पीकरण तेजी से होगा तो ये। और इसके बाद में तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण भी बढ़ता है, क्योंकि तापमान देंगे तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, ज्यादा वाष्प बनेगी। आर्द्रता में एक चीज ध्यान रख लेना, आर्द्रता किसको कहते हैं कि जो आर्द्रता होती है ना, वो किसी भी वायुमंडल के अंदर उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता में एक चीज याद रखना कि आर्द्रता ज्यादा होगी ना तो वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी। तो आर्द्रता कम रहेगी, जैसे गर्मियों में आर्द्रता कम रहती है तो वाष्पीकरण ज्यादा रहता है। उसके बाद में वायु की गति, जितनी ज्यादा वायु की गति होती है उतने वाष्पीकरण तेजी से होता है। ये सारी चीजें अपन ने इसमें पढ़ी है। इसके बाद में ध्यान देना, आगे देखते हैं तापमान या वाष्पीकरण है या आर्द्रता है। इसको समझा रखा है कि तापमान बढ़ाने पर द्रव के कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण पदार्थ के कण अव्यवस्थित होकर गति करने लगते हैं और जलवाष्प में बदल जाते हैं। तापमान जितना ज्यादा होता है उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होता है। जैसे धूप में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अब आर्द्रता बढ़ाएंगे तो जैसे आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि जैसे बरसात के मौसम में आर्द्रता जितनी ज्यादा होती है उतना ही वाष्पीकरण कम होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो इस प्रकार से ये अपने चैप्टर नंबर 1 था, इसको प्रभावित करने वाले कारक वगैरह पढ़ लिए। कल इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तापमान परिवर्तन जैसे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें अपन केल्विन में जाएंगे ना, तो ये केल्विन में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, +273, और यदि अपने पास केल्विन है और केल्विन से किसमें जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, -273 करेंगे। तो इस प्रकार से ये तापमान परिवर्तन पढ़ेंगे। इसके बाद में सारी चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अपने साथियों को बताइए, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने में क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण बिंदु रह रहे हैं इसके बाद में जानेंगे अपन। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में सभी को बताना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।